नमस्कार साथियों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने चैनल SRG एकेडमी पर। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि नागरिकता का चैप्टर जो है लगभग अपने अंतिम चरण पे है, जिसमें आपको अनुच्छेद 5 से लेकर और 11 तक पढ़ा दिया है। और इसके अलावा नागरिकता कितने प्रकार से ली जा सकती है, कितने प्रकार से नागरिकता आपकी त्यागी जा सकती है, आप बर्खास्त किए जा सकते हो या वंचित किए जा सकते हो। इसके अलावा PIO है या OCI कार्ड है, इन सभी के बारे में, NRI के बारे में बता दिया है। आज आपका छोटे से टॉपिक बचे हैं। बाकी देखो टॉपिक तो बहुत लंबे हैं ये, लेकिन इनको हम कंपटीशन के नज़रिए से देखेंगे या वनडे एग्जाम के नज़रिए से देखेंगे तो इनको बहुत छोटे टॉपिक हैं। कोशिश करते हैं कम से कम समय में इनको निपटाने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे NRC की। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे किसकी, आप कहोगे NRC की। NRC नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। यानी कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, NRC। अगर हम इसको देखें क्या हो जाएगा, NRC। देखिए बात यह है कि NRC है क्या। ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें शामिल व्यक्ति जो होंगे वो इस बात को निर्धारित करेंगे कि कौन भारत का है और कौन अप्रवासी भारतीय है। अप्रवासी का मतलब हो गया या जो अवैध रूप से भारत में एंट्री कर चुका है। जैसे आपको बता दें कि जैसे अभी मान लीजिए आपने देखा होगा तालिबान या भारत में ही जब तालिबान का जो आपस में युद्ध हुआ था तो अफगानिस्तान वाले जो हैं वो आपको देखा छोड़ छोड़ के सब भारत में आ गए थे। अच्छा, अब इंडिया ने आपको शरण दे दी है, लेकिन इसके बाद जब आपकी देश की स्थिति सही हो गई तो आप वापस जाइएगा। तो इस प्रकार से आज़ादी के तुरंत बाद यानी 1951 में ही इस बात की जरूरत पड़ गई कि भारत सरकार ने इस बात को मंजूरी दी, क्योंकि पाकिस्तानी घुसपैठी जो है वो ज़्यादा ही बढ़ रही थी। तो इस बात के लिए 1951 में सबसे पहले आता है NRC रजिस्टर और इसको तैयार होना शुरू होता है। तो NRC केवल अभी नहीं है कि अमित शाह ने अभी कोई आदेश दे दिया, तो भारत में कितने अवैध प्रवासी अप्रवासी रह रहे हैं उनकी पहचान करने के लिए एक रजिस्टर बनाया गया, उसका नाम है NRC। इसकी सबसे पहली डिमांड कब की गई, आप कहोगे 1951 में, और तैयार भी किया गया। फिर बाद में इसको 1971 में, 1971 से पहले भी अगर हम बात करें तो इसका एक समझौता होता है, असम समझौता के नाम से एक समझौता होता है। फिर 1971 में जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के लोग जो एंट्री कर गए थे असम में, तो इसके लिए 24 मार्च 1971 को एक रजिस्टर तैयार किया जाता है NRC। इसके अलावा 1985 में भी बांग्लादेश से जो गैर हिंदू जो भारत में आ गए थे, तो कुल मिला के NRC का मतलब है जितने भी शरणार्थी आए उनकी एक अलग पहचान बनाना ही, और अलग पहचान करके उनको एक रजिस्टर में लिख लेना, वही क्या कहलाता है NRC। अब इसके बाद तो समय चलता रहा और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को आदेश दे दिया कि आप भारत सरकार से कहा कि आप NRC रजिस्टर जल्दी से मेंटेन करिए और इसकी रिपोर्ट को जारी करिए। 31 दिसंबर 2013 को जब भारत सरकार इस रजिस्टर को बनाती है, तैयार करती है और इसकी रिपोर्ट जब सार्वजनिक करती है, तो लगभग इसमें जो है 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लेते हैं असम के। तो ये क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है कि सबसे पहले NRC कहाँ पर आया, तो आप कहोगे असम राज्य में आया। कहाँ पर आया था, असम में। इसमें लगभग 19 लाख लोगों ने हिस्सा ही नहीं लिया था। अब NRC का मतलब ही ये था कि क्या जो लोग NRC रजिस्टर में हिस्सा नहीं लेंगे क्या वो अप्रवासित घोषित जाएंगे, अवैध घोषित होंगे, तो जी बिल्कुल सही बात थी। अब इधर से क्वेश्चन फिर बनता है कि जिन 19 लाख लोगों ने असम में हिस्सा नहीं लिया है क्या वो अप्रवासी घोषित होंगे, नहीं होंगे। अब आपको कहो सर जी लो ये कौन सी बात कर रहे हो, अभी आप कह रहे थे घोषित होंगे, आप कहोगे हाँ, तो सुनिए, इनके लिए एक फैसला आता है, कोर्ट इस बात पे तैयार होता है और ये कहता है कि बेटा देखिए, अगर आप के पास रजिस्टर में आप नहीं दर्ज करा पाए तो आपके पास विकल्प है। पहला विकल्प ये है कि आप जाइए अपने जिला निकटतम न्यायालय में, चूंकि NRC से आप वंचित हो तो आप जाइए और निकटतम जैसे जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसके सामने आप अपने प्रमाण दीजिए जाके, और उनको 2 प्रकार के सूची दे दी, A और B, और अलग अलग डॉक्यूमेंट दे दिए। ए का मतलब ये हो गया कि आप स्वयं को सिद्ध कर सकते हो, बी का मतलब ये हो गया कि अगर आप अपनी नागरिकता की पहचान नहीं दे पा रहे हो तो आप अपने पिताजी की नागरिकता की पहचान दे दो, जो बस इतना बता दो कि वर्ष 1971 तक आप भारत के नागरिक थे।
आप अपने पिताजी को, अब इसमें आप अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा सकते हो, अपना आधार कार्ड, मतलब वर्तमान का, हालांकि आधार कार्ड नहीं लेकिन 1971 वाले, इसके अलावा आप पासपोर्ट, वीजा, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे उसकी डिग्री है, ये तमाम सारे कागज आप उन्होंने सूची में बना दिया। अभी हम आपको लिखवा भी रहे हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको अमान्य घोषित कर रहा है, आप हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन अगर आपने कहीं नहीं सिद्ध कर पाया तो बेटा आपको शरणार्थी कैंप में फिर डाल दिया जाएगा, क्योंकि आप भारत के नागरिक नहीं हैं, आप अवैध प्रवासी हैं। इस प्रकार से ये एनआरसी रजिस्टर है। तो अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एनआरसी का मतलब ये है कि एनआरसी का मतलब क्या है, तो जल्दी से आप लोग समझ गए होंगे कि सर जी एनआरसी का मतलब है कि एक ऐसा रजिस्टर, एनआरसी का मतलब है एक ऐसा रजिस्टर जो भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों की पहचान करता है। एक ऐसा रजिस्टर जो भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों की पहचान करता है। एनआरसी यह एक ऐसा रजिस्टर है जो भारत में रह रहे अवैध, या भारत में रह रहे, अरे एक मिनट, जो भारत में रह रहे नागरिकों की पहचान करता है। नागरिकों की पहचान, नागरिकों की पहचान का मतलब ये हो गया, नागरिकों की मतलब हो गया कि कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं है। सबसे पहले इसको तैयार कब किया गया, तो बेटा याद रखना, सबसे पहले इसको तैयार किया गया था वर्ष 1951 में। इसको सबसे पहले कब तैयार किया गया था, आप कहोगे सर जी वर्ष 1951 में इसको सबसे पहले तैयार किया गया था। और किस बात के लिए, कि भारत का कौन नागरिक है और कौन भारत का नागरिक नहीं है। अब इसके अलावा अगर अगला पॉइंट इसमें अगर आपसे बने कि इसमें सबसे पहला राज्य कौन सा होगा, तो आप कहोगे असम। इसके अलावा इसमें तारीख कौन सी निर्धारित की गई, तो याद रखना जिस दिन बांग्लादेश बना था उसके ठीक एक दिन पहले की, लगभग जो है 24 मार्च, तारीख को एक बार देख लेना होगा, 1971 की डेट को निर्धारित किया गया था। जो इस रजिस्टर में नहीं शामिल होगा वो भारत का अवैध निवासी या नागरिक नहीं है, उसे अनागरिक की संज्ञा दे दी जाएगी। इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एनआरसी बनान रजिस्टर, यानी एनआरसी रजिस्टर तैयार करने के आदेश दिए थे, तैयार करने के आदेश दिए थे। तो कुल मिलाकर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश कब दिया था, तो आप कहोगे 2013 में। तो जब 2013 में दिए तो इसकी रिपोर्ट कब आई, फाइनल रिपोर्ट, तो याद रखना इसकी जो रिपोर्ट आती है वो आती है 2019 में। कब आती है इसकी रिपोर्ट, कब आती है, 2019 में। अब इस रजिस्टर के अनुसार लगभग कितने लोग, तो बेटा याद रखना 2019 से याद रखना लगभग 19 लाख से ज्यादा है, यानी 19 लाख लोग एनआरसी में शामिल नहीं थे, एनआरसी में शामिल नहीं थे। देखिए अगर आप इसको सिविल सर्विस के लिए अगर इस लिहाज से देखोगे तो आप ये समझिए कि फिर एनआरसी में आपको समझौता पढ़ना पड़ेगा, 1985 का पढ़नेगा, 1975 है, 71 है, लेकिन आप वनडे कंपटीशन के हिसाब से अच्छा खासा पढ़ रहे हो, इतना याद रखिए, ठीक है। तो रिपोर्ट कब, 2019 में, इसमें एनआरसी में शामिल नहीं थे। क्या इन 19 लाख लोगों की नागरिकता जाएगी, यानी इन्हें क्या अवैध घोषित कर दिया जाएगा, नागरिकता जाएगी, तो बेटा याद रखना इसमें साफ शब्दों में लिखा था क्या नागरिकता जाएगी, तो नहीं। इनको फिर क्या किया जाएगा, तो याद रखना इन लोगों को जब इस बात के कंफर्म हो गए कि 31 दिसंबर 2019 को, कब, 31 दिसंबर 2019
19 को इसकी रिपोर्ट आती है और इसमें लगभग 3 करोड़ 11 लाख लोगों ने इस पे टोटल अपना रजिस्टर मेंटेन किया था और 19 लाख लोग जो है वो शामिल नहीं थे। अब जब नहीं शामिल थे तो इसका मतलब उनको फिर मौका दिया गया। अब इन लोगों को मौका कैसा दिया गया, इनके बारे में आप समझिएगा। तो बताइए एनआरसी सबसे पहले कहां लागू किया गया था, तो आप कहोगे असम में। एनआरसी कहां लागू किया गया था, असम में लागू किया गया था। ठीक है, अब देखिए जो लोग एनआरसी में नहीं आए उनके लिए विकल्प तो बेटा देखिए उनके लिए विकल्प क्या थे। उनके लिए दो सूचियां थी। अब वो दो सूचियां कौन कौन सी, एक थी सूची ए और सूची बी। देखिए बात ये था सूची ए और सूची बी। सूची ए और सूची बी का अर्थ ये था कि या तो आप सूची ए में कुछ डॉक्यूमेंट क्लियर किए गए थे कि आप सूची ए के डॉक्यूमेंट में अगर आप इसमें दिखाना चाहें तो इसमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को देकर और आप सूची ए को लेकर फॉर्म अपना सबमिट कर दीजिए। अगर आप इसमें से नहीं तो सूची बी के कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। अब सूची ए में आपका पर्सनल था, सूची ए में आपके गार्जियंस का था। और अगर आप इनमें से कुछ दोनों में भी अगर आपने सबमिट कर दिए तो आपकी नागरिकता जाने वाली नहीं थी। अब जरा देखिए सूची ए में कौन कौन से डॉक्यूमेंट थे, आप लोग देखिएगा। जैसे आपको पता है कि इसमें सूची ए में पहला डॉक्यूमेंट जो लिखा गया वो था 25 मार्च 1971 तक इलेक्टोरल रोल। 25 मार्च 1971 तक इलेक्टोरल रोल। इसका मतलब आप समझो, इसका मतलब ये हुआ कि 25 मार्च 1971 तक जो वोटर लिस्ट थी, इलेक्टोरल रोल का मतलब है उसमें आपका नाम होना चाहिए। अगर आपका नाम है तो कोई टेंशन नहीं, अगर इसमें आपका नाम नहीं है तो दूसरा नाम था 1951 का जो एनआरसी, 1951 का एनआरसी। अच्छा एनआरसी आया ही इसलिए था क्योंकि भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अब आपको यह कंफर्म होना चाहिए था कि भारत का नागरिक कौन है, विदेश का नागरिक कौन है, पाकिस्तानी भी एंट्री कर गए इसलिए। लेकिन वो हुआ ये कि 1971 में जो भारत और जो पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें कुछ अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी जो असम एंट्री कर गए थे, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में आदेश दिया था कि आप एनआरसी रजिस्टर जल्दी से जल्दी तैयार करें। तो इसलिए कहा था कि 1951 का, अगर 1951 के एनआरसी में आपका नाम था तो इसका मतलब यह था कि आप 1951 में भारत के नागरिक थे, तो आप 1971 में बांग्लादेश से नहीं आए हैं। आपको ठीक है। इसके अलावा किराया यानी किराए का रिकॉर्ड, सीधी सी बात है, किसी प्रकार के किराए का रिकॉर्ड आप दिखाइए कि आप भारत में हैं तो 1971 में या इससे पहले आप किराए का रिकॉर्ड दिखाइए। नागरिकता प्रमाण पत्र, नागरिकता यानी ये कागज जो है नागरिकता प्रमाण पत्र। इसके अलावा स्थायी निवास पर, जिसको मतलब कह सकते हैं मूल निवास, यानी मूल निवास। इसके अलावा आप पासपोर्ट दिखा सकते थे, यानी भारत सरकार द्वारा जो जारी होता है पासपोर्ट था। इसके अलावा बैंक, एलआईसी, ठीक है, बैंक हो गया, एलआईसी हो गया। इसमें एक दस्तावेज, इसके दस्तावेज आप दिखा दीजिए, तब भी आपका मान्य था। इसमें से कोई एक दिखा सकते थे। इसके अलावा आप शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जैसे अदालत के आदेश, यानी आपने कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा हो या कोर्ट के कोई डिसीजन हो, उनको आप दिखा सकते थे। ठीक है। इसके अलावा और शरणार्थी पंजीकरण, यानी आप जब शरण आपने लिए तो उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र, यानी आपने रजिस्ट्रेशन कराया था भारत में नागरिकता लेने के लिए। तो कुल मिलाकर ये लिस्ट में, अब लिस्ट अगर मान लीजिए इनमें से अगर आप कोई भी देखो, अब ये अच्छा ये सूची बनी किस बात के लिए थी, तो ये भी आप समझ लीजिए। ये सिर्फ इस बात के लिए थी कि 1971 से पहले की नागरिकता साबित करने के लिए, कि नागरिकता साबित करने के लिए, यानी कुल मिलाकर आप इस बात को साबित करिए कि वर्ष 1971 से पहले भी आप भारत के नागरिक थे। इनमें से जो भी एक दो डॉक्यूमेंट और हमने आपको बोल दिए हैं, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए थे। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप कोई टेंशन नहीं, आप भारत के नागरिक हैं, आपको कहीं भी भेजा नहीं जाएगा। अब सूची बी में अगर आप सूची ए से काम नहीं चला पा रहे हो तो भैया कोई बात नहीं, आप सूची बी दे दी गई है। ठीक है, तो सूची बी में देखिए आपको पता भूमि दस्तावेज, कौन सा भूमि, यानी आपका जमीन का कोई रिकॉर्ड हो, भूमि दस्तावेज, जिस पर आप कह सकते हो कि रजिस्ट्री वगैरह।
यानी आप 1971 के पहले आपके पास जमीन थी, और ये देखो आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन आपके जैसे मान लीजिए हम हैं, अब हमसे अगर कहा जाए कि जमीन के दस्तावेज दिखाओ, तो भैया हम नहीं दिखाएंगे, हम अपने पिताजी के दिखा देंगे, अपने बाबा के दिखा देंगे, उनके पिताजी के दिखा देंगे और ये सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो भूमि दस्तावेज हो गया। ठीक है, इसके अलावा वही बोर्ड या यूनिवर्सिटी के प्रमाण पत्र, यानी 1971 के पहले अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या किसी बोर्ड में हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन किया, उसके प्रमाण पत्र, बैंक, LIC, पोस्ट, राशन कार्ड वगैरह, देखो बैंक हो गया, LIC, ये सब 1971 के पहले है। पोस्ट ऑफिस, इनमें अगर आपका कहीं खाता वगैरह रहे तो उसका प्रमाण पत्र। इसके अलावा और का क्या क्या चाहिए था? राशन कार्ड, 1971 के पहले अगर आपका राशन कार्ड था, उसमें सूची में नाम था, तो वो आप दिखा सकते हो, क्योंकि भाई अगर आप नागरिक थे तो ये कागज होंगे आपके पास। ठीक है, मतदाता सूची में नाम, यानी उस समय की जो मतदाता सूची रही थी, मतदाता सूची में नाम, मतदाता सूची में नाम। ठीक है, इसके अलावा विवाहित महिलाओं के लिए एक सर्कल अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, स्थायी आवासीय पता। ठीक है, इसके अलावा आबादी सामान्य निवास घर के मुखिया से संबंध। तो कुल मिला के ये NRC था। अब इस चीज़ के लिए कोई घबराने की जरूरत थी नहीं, हमारे जितने भी असम के लोग हैं। अच्छा, बाद में ये भी कहा गया कि NRC जो है अभी असम में था, बाद में पूरे देश में भी लागू होने को था। अब इसमें ये वो था कि चूंकि अब NRC है, अब NRC का मतलब आप समझ चुके होंगे कि NRC एक ऐसा रजिस्टर है जो भारत के अंदर इस बात की पहचान करता है कि कौन इस विदेश का नागरिक है और कौन विदेशी, कौन अवैध है। इसको 1951 में तैयार किया गया था। इसके बाद इसको समय समय पर बवाल हुआ, 1985, 1971, 1975। लेकिन आपको पता है जब भारत और बांग्लादेश का जब युद्ध होता है तो उसमें कुछ अवैध घुसपैठिए भारत में एंट्री कर जाते हैं। सबसे ज़्यादा अवैध एंट्री जो हुई थी वो असम में हुई थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को आदेश दिया कि 2019 तक फिर से एक बार नया NRC तैयार हो, और जब तैयार हो तो उसमें जो है असम में सबसे पहले तैयार किया गया था, जिसमें 19 लाख लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। तो अब 19 लाख लोग जो हिस्सा नहीं लिए उनको क्या भारत से बाहर किया जाएगा? नहीं, उनके पास ये विकल्प खोले गए। अब तीसरी कंडीशन आती है कि ये बात कैसे सिद्ध हो कि किसने एंट्री की है किसने नहीं की। तो इनके लिए एक आता है NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, NPR। इनके लिए आता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। देखिए, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है। देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, इसका मतलब यह है कि एक ऐसा रजिस्टर है कि जिसमें भारत के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे अवैध प्रवासी हो चाहे वैध प्रवासी हो, यानी भारत में रह रहा है तो उसके प्रत्येक व्यक्ति का जाति धर्म से लेकर उसका व्यवसाय, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, उसको घर में रह रहा कि खपड़े में रह रहा या झोपड़ी में रह रहा या झुग्गी में रह रहा, कब से भारत में रह रहा क्या नहीं रह रहा, यानी प्रत्येक, यानी मैं ये कह सकता हूं भारत में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति का विवरण NPR में होगा। किसमें होगा? NPR में होगा। यानी भारत में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति का विवरण, चाहे वो किसी प्रकार से रह रहा हो, उसका विवरण कहां पर होगा? ठीक है, भारत में होगा। भारत के जो NPR रजिस्टर है उसमें प्रत्येक व्यक्ति का विवरण होगा। अब आपको पता होना चाहिए 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है इसको तैयार किया गया था। ठीक है, और इसको 2015 से पहले अपडेट भी किया जा चुका है। याद रखना 2021 के साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने का फैसला किया गया। तो कुल मिला के राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है, इसके बारे में कुछ खास नहीं। देखो, NRC का मतलब ये था, देखिए NRC चूंकि अब NRC जो है वो NPR के बिना इसलिए अधूरी है। देखो, NRC का मतलब है कि भारत में इस बात की पहचान करेगी कि कौन अवैध प्रवासी है और कौन भारतीय नागरिक है। अब इस बात के लिए आप तब पहचान कर पाओगे ना जब पहले आपको यह पता हो भारत में रह कौन कौन रहा है। भाई ये बात तो क्लियर है, इसीलिए तो भाई पहले NRC आती है। अब NRC इसके लिए कि कंफ्यूजन इस बात को लेकर था कि आप कैसे पहचान करोगे, तो अब इसके लिए आता है NPR। अब जब NPR होगा, जब सबका एक एक बच्चे का यानी डाटा होगा, फिर उसमें से देखा जाएगा, फिर उनको सबको, अब जो लोग NRC रजिस्टर में अपनी एंट्री नहीं कराएंगे तो वो अलग से छट जाएंगे।
अब इसके बाद आता है CAA, CAA। अब इसके बाद आता है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। जैसा कि आप लोग ये जानते हो कि भारत में नागरिकता 5 प्रकार से मिलती है: जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से, भूमि अर्जन से। अब इसमें क्या था कि उसमें एक अपने अलग नियम थे। अब CAA 2019 में आता है, हालांकि इसकी शुरुआत 2016 में हो चुकी है। अब इसका मतलब यही था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसका मतलब ये है कि जैसे आपको पता है भारत के पड़ोसी देश हैं कौन कौन से, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो बेटा देखिएगा, इसको बिना मतलब में जो है राजनीति का अड्डा बनाया गया था विरोध करने के लिए, ये है वो है बेटा, ये था कुछ नहीं और ना इतना विरोध करने काबिल था, चाहे मुस्लिम भाई हो कुछ भी हो। अरे क्या मतलब है भाई, सुनिए, देखो सबसे पहले NRC आई थी। NRC से अब NRC इस बात को कैसे कंफर्म करे, कैसे क्लियर करे कि कौन भारत का है कौन भारत का नहीं, उसके लिए NPR आता है। अब NPR जब क्लियर हो जाएगा इसके बाद आएगा CAA। अब CAA इसका मतलब यह है कि कौन कौन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चूंकि तीनों ही मुस्लिम कंट्री हैं। अच्छा अब एक बात बताइए, क्या कोई व्यक्ति अपने ही घर में प्रताड़ित करके घर से बाहर निकाला जाएगा? ये तो बात थोड़ी नहीं जमी ना। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीनों ही देशों से, एक मिनट, कहां से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीनों ही देशों से हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यानी इन तीनों ही देशों से हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, 1 2 3 4 5 6 धर्म, टोटल कितने धर्म थे? 6 धर्म। अगर इन तीनों ही देशों में हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किए गए, कैसे प्रताड़ित किए गए, तो उनको भारत की नागरिकता मिलेगी, तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात थी? इसमें देखिएगा कि ये कानून नागरिकता देने की बात करता है, ना कि नागरिकता किसी की लेने की। अब चूंकि मुस्लिम कम्युनिटी में विरोध का कारण इसलिए बन गया कि उन्हें यह लगा कि जब से ही CAA लागू होगा तो मेरी नागरिकता चली जाएगी। बेटा किसी की कोई नागरिकता नहीं जाएगी। अब रही बात, चूंकि मामला यह है कि लोगों का मानना है कि पहले NPR होगा, उससे एक एक बच्चे का डाटा कलेक्ट हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम सबका, फिर NRC होगा, फिर ये होगा कि NRC हो रहा तो जो मुस्लिम है अब वो अपना डाटा दे नहीं पाएंगे तो वो अलग हो जाएंगे, और जैसे CAA आएगा हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भाई NRC तो NRC नागरिकता नहीं, लेकिन हाँ शरणार्थी कैंप में करीब 1451 लोगों को शरणार्थी कैंप यानी हिरासत में भारत सरकार गए असम से। तो बेटा देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आप कुछ भी नहीं प्रूफ दे पाए, आप लगभग नहीं तो इतने दिनों से भारत में रह रहे हो, अब वैध रूप से रह रहे हो, आपको देशीकरण से नागरिकता देने का प्रावधान है, आपको उस आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। आप इस बारे में नहीं टेंशन लो कि नागरिकता चली जाएगी। ये कानून नागरिकता देने का है ही, नागरिकता छीनने का नहीं है, बल्कि नागरिकता देने का कानून है। ठीक है, तो अब आप देखिएगा कि धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किए जाए उनकी नागरिकता, और इसमें भी जरा देखिएगा कि कंडीशन, शर्त इसमें भी थी। अब एक बात बताइए कि वो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आया हो, भारत आया हो, यानी ये बात कंफर्म थी। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी चला है, यानी 31 दिसंबर 2014। अब जो व्यक्ति 2014 में आ रहा है, अब आज 23 हो रही, अभी आपको पता है 14 मार्च
24 में इस कानून को एक्टिव किया जाएगा, यानी लागू किया गया। यानी वैसे भी तो 7-8 सालें हो गई और देशीकरण वैसे भी 11-12 साल में मानता, वैसे भी दे देता है। तो ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत आप विरोध इसमें करो या कानून करो, वैसे भी नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं नहीं मानता हूँ कि कोई बहुत विरोध करने वाला है। तो शर्त ये थी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले कहाँ पे आ गया हो, भारत में आ गया हो। अब ये कानून कब बना था? तो ये कानून जो बना है, तो याद रखना दिसंबर 2019 में, दिसंबर 2019 में कानून बना और लागू जो हुआ वो मार्च 2024 में इसको लागू कर दिया जाता है, आचार संहिता लगने से एक दिन पहले, और काफी लोगों को इससे आधारित पर नागरिकता दी भी जाती है। तो बेटा इस बात को आप समझिएगा कि एनआरसी जो है वो किसी का नागरिकता देने का कानून नहीं है, बल्कि नागरिकता किसी की छीनने का नहीं, बल्कि नागरिकता देने का कानून है। जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, तो यानी मेरे ख्याल से तीनों टॉपिक है, बहुत अच्छे से आप समझोगे। एनआरसी, तो एनआरसी का मतलब है एक ऐसा रजिस्टर जिसमें कौन लोग भारत के हैं और कौन लोग भारत के नहीं हैं, इस बात की पहचान करेगा। ये कब पहली बार कब बना था? 1951 में। फिर समझौते के बाद इसको सुप्रीम कोर्ट ने कब आदेश दिया? 2013 में। अब वर्तमान की स्थिति में क्या है, तो याद रखना असम में इसे लागू हो गया था, 19 लोग नहीं शामिल हुए थे। इसके बाद हमारे केंद्र में जो केंद्र की सरकार सीएए और जो कानून लाते हैं, सीएए के बाद फिर इसके लिए एनपीआर आता है, एनपीआर से अब शुरुआत होगी, एनपीआर से एक एक बच्चे की काउंटिंग होगी, फिर होगा एनआरसी, एनआरसी के बाद आएगा सीएए, और ये किसी की नागरिकता नहीं लेगा। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन धर्म, पारसी, यानी जितने भी लोग हैं 6 धर्म, इनको नागरिकता देगा। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और आपको बता दें, अगला जो क्लास है आपको संविधान में, वो अब चलेगी मौलिक अधिकार की, यानी कि हार्ट ऑफ कंपटीशन, या इसके कह सकते हैं संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकार अगली क्लास है, आप लोग ध्यान से देखना होगा, क्योंकि मौलिक अधिकार एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके कम से कम नहीं तो 20 से 25 क्लासें होने वाली हैं। आज के लिए यहीं पे, जय हिंद।